नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज खबरें अब तक में हम बात करेंगे नेपाल सीमा से गिरफ्तार हुए टीएमसी नेता जहांगीर खान की, हार्ड हिंदुत्व के सामने सॉफ्ट हिंदुत्व की नई बिसात की, और साथ ही बात होगी अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर मचे सियासी घमासान की, और आखिर में हम बात करेंगे शिक्षा के नाम पर चल रहे देश के उस सबसे बड़े मुनाफेदार कारोबार यानी कोचिंग सेंटर्स की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट, 20 बागी सांसद अपना अलग गुट बनाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जल्द पद से हटाया जाए, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। नेपाल भाग रहा था टीएमसी नेता जहांगीर खान, एसटीएफ ने बॉर्डर से पकड़ा। मध्य प्रदेश के गुना में दूषित पानी पीने से 18 बच्चे बीमार, सभी अस्पताल में भर्ती। राम मंदिर के चढ़ावे में से चोरी नहीं, अखिलेश के आरोप पर बोले ओपी राजभर। रूस के वोल्गोग्राद में ड्रोन अटैक, तेल पाइपलाइन पंपिंग को बनाया निशाना। फिलीपींस में 7.8 तीव्रता का भूकंप, 5 लोगों की मौत। इंडिया ब्लॉक की हुई बैठक, कांग्रेस सपा टीएमसी समेत 23 विपक्षी पार्टियां रही शामिल। सोने का गिरा भाव, चांदी की चमक भी हुई फीकी, 2,882 रुपए तक लुढ़क गया गोल्ड। जंग व एआई शेयरों में नरमी से आहत बाजार, सेंसेक्स 700 अंक टूटा, निफ्टी 23,150 से नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। पश्चिम बंगाल की सियासत से आज एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, खुद को पुष्पा बताकर पुलिस और कानून को ठेंगा दिखाने वाले तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता और फलता सीट से उम्मीदवार जहांगीर खान का गुरूर आखिरकार जमींदोज हो चुका है। झुकूंगा नहीं का नारा बुलंद करने वाले जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से उस वक्त दबोच लिया जब वह देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। कलकत्ता हाईकोर्ट से अग्रिम राहत की मियाद खत्म होते ही कानून के लंबे हाथों ने इस पुष्पा को चारों खाने चित कर दिया है। कभी आईपीएस अधिकारियों को खुली चुनौती देने वाला ये नेता अब सलाखों के पीछे जाने की तैयारी में है। दरअसल ये पूरा मामला बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तब शुरू हुआ जब फलता विधानसभा सीट पर सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को, जिन्हें यूपी में सिंघम के नाम से जाना जाता है, बंगाल में पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। सिंघम की एंट्री से बौखलाए टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने एक चुनावी जनसभा में खुलेआम कानून को चुनौती दे डाली थी। जहांगीर खान ने फिल्मी अंदाज में गरजते हुए कहा था, अगर तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूँ, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं साला। इतना ही नहीं, उन्होंने आईपीएस अजय पाल शर्मा को सीधे धमकी देते हुए कहा था कि खेल की शुरुआत उन्होंने की है लेकिन खत्म हम करेंगे। उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर यहाँ की जनता पैदल चल पड़ी तो सीआरपीएफ के जवान हवा में उड़ जाएंगे। आपको बता दें, जहांगीर खान का विवादों से पुराना नाता रहा है। दक्षिण 24 परगना जिले में उन पर चुनाव के दौरान वोटरों को डराने, धमकाने और बड़े पैमाने पर धांधली करने के आरोप लगे। उन पर सबसे गंभीर आरोप ये लगा कि उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ करने की कोशिश की और कथित तौर पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर टेप चिपका दिया। इस बाहुबली नेता के खिलाफ 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 7 एफआईआर दर्ज हैं। सरकारी वकील के मुताबिक जहांगीर पर हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, दंगा भड़काने, मारपीट, चुनावी हिंसा और उपद्रव फैलाने जैसी बेहद गंभीर धाराएं लगी हैं। इसके अलावा पैसों के अवैध लेन देन को लेकर ईडी भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। जाहिर है, फलता सीट पर दूसरे चरण के मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को दोबारा मतदान कराने का आदेश दे दिया। लेकिन रीपोलिंग से ठीक पहले एक ऐसा सियासी यू टर्न आया जिसने सबको चौंका दिया। 21 मई के मतदान से महज 2 दिन पहले जहांगीर खान ने अचानक चुनावी मैदान से अपना नाम वापस ले लिया और पूरी प्रक्रिया से किनारा कर लिया।
इससे टीएमसी को तगड़ा झटका लगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए पूछा कि आखिर पुष्पा झुक क्यों गया। यहां तक कि टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी उनके इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि अगर वह खुद को पुष्पा कहते हैं तो फिर इस तरह मैदान छोड़कर झुके क्यों। दरअसल इस सरेंडर के पीछे पुलिस का बढ़ता शिकंजा था। रीपोलिंग से ठीक पहले फलता पंचायत के वाइस प्रेसिडेंट और जहांगीर के करीबी रिश्तेदार सैदुल खान को पुलिस ने जानलेवा हमले के पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद जहांगीर खान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी और वह फरार हो गए थे। गिरफ्तारी से बचने के लिए जहांगीर खान ने रीपोलिंग से 72 घंटे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुरुआत में 18 मई को जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने उन्हें 26 मई तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दे दी थी, बशर्ते वह जांच में सहयोग करें। लेकिन असली झटका उन्हें 27 और 28 मई को लगा। हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने जहांगीर खान को और राहत देने से साफ इनकार कर दिया। फलता थाना प्रभारी द्वारा अदालत में पेश की गई 7 मुकदमों की विस्तृत रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि सभी गंभीर मामलों में जांच जारी है, इसलिए इस स्तर पर सुरक्षात्मक जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती। कोर्ट ने इस मामले को नियमित पीठ के सामने भेजने का निर्देश दिया, जहां अदालत से सुरक्षा कवच हटते ही जहांगीर खान भूमिगत हो गए। वहीं हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद जहांगीर खान पश्चिम बंगाल से फरार होकर नेपाल भागने की फिराक में लग गए। बंगाल पुलिस और एसटीएफ उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। वह खुद पुलिस की रडार से बच रहे थे, इसलिए एसटीएफ ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया। एसटीएफ ने जहांगीर खान के एक बेहद करीबी सहयोगी के मोबाइल फोन को ट्रैक करना शुरू किया। जैसे ही उस सहयोगी की लोकेशन ट्रेस हुई, कड़ियां जुड़ती चली गईं और एसटीएफ सीधे जहांगीर खान तक पहुंच गई। आज सोमवार को नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से एसटीएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया। देखा जाए तो कानून के आगे बड़े से बड़े सूरमाओं को झुकना ही पड़ता है। खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान का घमंड अब चकनाचूर हो चुका है और वह पुलिस की कस्टडी में है। जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर जैसे नेता अब ये आरोप भी लगा रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी 2020 तक जहांगीर के सारे कारनामों को जानते थे, फिर भी चुप थे। बहरहाल फलता सीट पर तो बीजेपी की जीत हो चुकी है, लेकिन अब जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद बंगाल पुलिस की एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े खुलासे कर सकती है। हत्या के प्रयास, दंगे और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में जब पुलिस रिमांड पर लेकर जहांगीर खान से कड़ाई से पूछताछ करेगी तो कई सफेद पोशों के नाम सामने आना तय माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पुष्पा के राजदार अब खुद को कैसे बचा पाते हैं। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभी 8 महीने से ज्यादा का वक्त बचा हो, लेकिन लखनऊ के सियासी गलियारों में पारा अभी से 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। 2024 के लोकसभा नतीजों से सबक लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने पुराने आक्रामक और सबसे चर्चित हार्ड हिंदुत्व वाले रंग में लौट आए हैं। कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के हंटर के साथ योगी विपक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने के मूड में हैं। लेकिन ठहरिए, इस बार सामने से आ रही चुनौती भी कम दिलचस्प नहीं है। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का बिल्कुल नया और अचूक दिखने का वाला पैंतरा चल दिया है। मुस्लिम तुष्टीकरण के ठप्पे से बचने के लिए अखिलेश अब मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं और रामचरितमानस बंटवा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या योगी का ये प्रचंड अवतार विपक्ष को भस्म कर देगा या अखिलेश का ये नया दाव यूपी की बाजी पलट देगा। आइए जानते हैं इस मुकाबले की इनसाइड स्टोरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 2 दिनों के भीतर ऐसे सियासी तीर छोड़े हैं जिससे विपक्ष के खेमे में खलबली मच गई है। तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद जनसभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ के सामने सीएम योगी ने कुशीनगर की धरती से सीधे पाकिस्तान, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला।
योगी आदित्यनाथ ने जनता को याद दिलाया कि कैसे 498 साल पहले राम मंदिर को तोड़ा गया था। पीढ़ियां खप गई, लेकिन आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को लटकाए रखा। योगी ने जनता को याद दिलाया कि कैसे कभी नारा गूंजता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और आज भाजपा की डबल इंजन सरकार ने उसे सच कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज की आधुनिक अयोध्या त्रेता युग का एहसास कराती है, जहां आने वाले हर शख्स को राम लला का आशीर्वाद मिलता है। आपको बता दें, सीएम योगी सिर्फ मंदिर तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए राष्ट्रवाद की भावना को हवा दी। उन्होंने गर्व से कहा कि आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिससे दुश्मन देश पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनमानस को छूने वाले सबसे संवेदनशील मुद्दे यानी गौमाता को लेकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। मुख्यमंत्री ने गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन देने आए मौलानाओं को अपने ही अनोखे अंदाज में समझा दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर बकरीद के दौरान गौ माता की तस्वीरें पोस्ट कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों को सीधे शब्दों में कड़ा और साफ अल्टीमेटम दे दिया है। साफ है कि योगी 2024 के भीतरघात और नुकसान से सीख लेकर इस बार वोटरों को एकजुट कर सीधे बूथ तक खींच लाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बात को अच्छी तरह भांप चुके हैं कि अगर वह पुराने ढर्रे पर चलें तो भाजपा उन्हें आसानी से घेर लेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार से सबक लेते हुए अखिलेश बेहद फूंक कर कदम रख रहे हैं। अखिलेश यादव अब अपनी छवि को बदलने के लिए जी जान से जुट गए हैं। जी हां, अखिलेश अब सिर्फ सेक्युलर राजनीति की बात नहीं कर रहे, बल्कि भव्य मंदिर बनवाने का ऐलान कर चुके हैं। सपा अब कार्यकर्ताओं के जरिए धार्मिक ग्रंथों का वितरण करवा रही है, ताकि बहुसंख्यक समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। दरअसल सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि सपा अब धार्मिक या जातीय मुद्दे पर आक्रामक होने से बच रही है। अगर पार्टी का कोई भी नेता सनातन धर्म, देवी देवताओं या किसी जाति पर कोई विवादित टिप्पणी करता है, तो अखिलेश यादव तुरंत उसकी क्लास लगा रहे हैं और कार्यवाही करने से भी नहीं हिचक रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में मुस्लिमों से जुड़े तमाम बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने बहुत ही नपीतुली या ना के बराबर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश जानते हैं कि अगर उन्होंने किसी भी मुद्दे पर ज़्यादा आक्रामकता दिखाई तो भाजपा इसे ध्रुवीकरण का हथियार बना लेगी, इसलिए वह खुद को हर वर्ग के नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। हालांकि सियासी पंडितों का कहना है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व वाला दाव बंगाल में ममता बनर्जी भी चल चुकी हैं, जो वहां बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ था। ऐसे में यूपी की ज़मीन पर यह कितना असरदार होगा, ये देखना बाकी है। जाहिर है उत्तर प्रदेश का चुनावी मंच पूरी तरह से सज चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके तीखे तेवर, कड़क कानून व्यवस्था और राष्ट्रवाद के साथ हार्ड हिंदुत्व की गूंज विपक्ष के एजेंडे को छोटा साबित कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, जो अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ सॉफ्ट हिंदुत्व का तड़का लगाकर भाजपा के इस अभेद्य किले में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब जनता जनार्दन योगी के इस प्रचंड राम अवतार पर फिर से भरोसा जताती है या अखिलेश यादव की इस बदली हुई पूजा पाठ वाली नई सियासी नीति को स्वीकार करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि यूपी का ये दंगल आने वाले महीनों में और भी दिलचस्प होने वाला है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त राम मंदिर के नाम पर एक ऐसा ज्वालामुखी फटा है, जिसकी तपिश ने लखनऊ से लेकर अयोध्या तक भूचाल ला दिया है। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा बम फोड़ा है, जिसने राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर योगी सरकार तक को हिला कर रख दिया है। अखिलेश ने सीधा और बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे से करोड़ों रुपए की रकम गायब हो गई।
वहीं इस आरोप के बाद यूपी की राजनीति में वो घमासान छिड़ा है कि बयानबाजों के तरकश से तीर नहीं सीधे मिसाइलें छूट रही हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय और महंत दिनेंद्र दास ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए ऐसा पलटवार किया है कि चुनावी मौसम से पहले ही माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। कोई इसे झूठ की दुकान बता रहा है तो कोई कह रहा है कि राम जी खुद इसका ऐसा दंड देंगे कि राजनीति साफ हो जाएगी। आइए जानते हैं अयोध्या में मची इस हलचल और वार पलटवार की पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बेहद तीखी पोस्ट साझा की, जिसने देखते ही देखते पूरे देश का ध्यान खींच लिया। अखिलेश ने लिखा, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से खुद संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अखिलेश इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने इस पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग कर डाली, जिसके बाद मानो सियासी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया गया हो। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद अयोध्या में हड़कंप मच गया। सूत्रों के हवाले से इस सनसनीखेज खबर आई कि दानपात्र से पैसे गिनने के दौरान कुछ गड़बड़ी पकड़ी गई है, जिसके चलते राम मंदिर परिसर में देर रात तक एक बड़े अधिकारियों का जमावड़ा रहा। चर्चा तो यहां तक फैल गई कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से काउंटिंग के लिए तैनात किए गए 4 कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है और यात्री सुविधा केंद्र से कुछ रिकवरी भी हुई है। साथ ही खबर उड़ी कि ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी के कार्य मुक्त करने की भी खबर है। लेकिन इस सियासी उबाल के बीच पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और मीडिया की खबरों को पूरी तरह भ्रामक और अफवाह करार दे दिया। पुलिस ने दावा किया कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है और मंदिर में सिर्फ नॉर्मल ऑडिट की प्रक्रिया चल रही है, जो कि ट्रस्ट का व्यक्तिगत मामला है। वहीं अखिलेश के इन आरोपों पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अपने ही देसी और आक्रामक अंदाज में पलटवार किया। राजभर ने मीडिया से कहा, अखिलेश जी कभी गए हैं अयोध्या? उन्हें पता भी है कि राम मंदिर का दरवाजा किधर है? वो देखे हैं? उनके पास कौन सा सबूत आ गया कि रुपए की चोरी हो गई? अखिलेश जी के विषय में हम तो बस इतना ही जानते हैं कि खाता ना बही, जो ना अखिलेश जी कहे वो ही सही। आपको बता दें, इस पूरे विवाद पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी पूरी मजबूती से सामने आया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक वीडियो बयान जारी कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने तो अखिलेश यादव को इतिहास की याद दिलाते हुए सीधे निशाने पर ले लिया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश ने मांग की कि ट्रस्ट के किसी एक व्यक्ति के बोलने से काम नहीं चलेगा। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बिठाया जाए और हुंडी के आंकड़ों का मिलान करने के लिए सीसीटीवी के साक्ष्यों का सहारा लिया जाए, क्योंकि ट्रस्ट में हर कोई एक जैसा नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि अयोध्या का राम मंदिर अब एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बन चुका है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव इस कथित चढ़ावा घोटाले को हवा देकर सनातनी समाज की आस्था और सरकार की पारदर्शिता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट इसे पूरी तरह से निराधार, मनगढ़ंत और लाइमलाइट में रहने का एक राजनीतिक हथकंडा बता रहे हैं। अब सच क्या है, ये तो आने वाले दिनों में होने वाले ऑडिट और जांच से ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि यूपी की राजनीति में राम नाम की ये चिंगारी अब इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश के इस तीखे वार के बाद योगी सरकार अगला क्या कदम उठाती है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। भारत में इन दिनों एक ऐसी इंडस्ट्री सुर्खियों में है जो कल तक ज्ञान का मंदिर कहलाती थी, लेकिन आज वह देश का सबसे मुनाफेदार कारोबार बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के कोचिंग सेंटर्स की। हाल ही में पटना में 2 नामचीन कोचिंग संस्थानों के बीच सड़क पर जो सरेआम बवाल और विवाद हुआ, उसने इस चमक दमक वाली दुनिया के पीछे छिपे काले सच को उजागर कर दिया है।
कभी एक छोटे से कमरे में 10 से 20 बच्चों को बिठाकर शुरू हुआ पढ़ाई का ये साधारण सा विचार आज एक ऐसे विशालकाय बिजनेस मॉडल में तब्दील हो चुका है जहां अरबों रुपए का खेल हो रहा है। कोचिंग संचालक रातों रात लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और अखबारों से लेकर टीवी तक विज्ञापनों की बाढ़ आ गई है। आपको बता दें, आज देश में शायद ही ऐसी कोई परीक्षा बची हो जिसकी कोचिंग ना होती हो। बोर्ड परीक्षा से लेकर आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अब तो स्किल आधारित छोटी मोटी नौकरियों के लिए भी गलियों गलियों में कोचिंग के बोर्ड लटक गए हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में कोचिंग का कारोबार आज करीब 60,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि देश के सबसे पिछड़े कहे जाने वाले राज्यों में इसका दबदबा सबसे ज्यादा है। जी हां, अकेले बिहार में कोचिंग का कारोबार लगभग 15,000 करोड़ रुपए का है। पूर्वी भारत में तो मानो कोचिंग जाने की होड़ मची हो। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 79% छात्र कोचिंग का सहारा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 75%, उड़ीसा में 57% और बिहार में 52.5% बच्चे स्कूलों से ज्यादा कोचिंग सेंटरों पर निर्भर हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो देश का हर चौथा बच्चा किसी न किसी कोचिंग संस्थान का चक्कर काट रहा है। वहीं इस धंधे की रफ्तार का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोचिंग संस्थानों से मिलने वाले टैक्स ने सरकार की भी मौज करा दी है। वित्त मंत्रालय के जो आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं वे किसी को भी हैरत में डाल देंगे। साल 2019-20 में देश के कोचिंग संस्थानों से सरकार को 2,240 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन मिला था। महज 4 सालों के भीतर यानी साल 2023-24 में टैक्स कलेक्शन 2.5 गुना बढ़कर 5,517 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जिससे साफ है कि जितनी तेजी से बच्चों की जेब खाली हो रही है उतनी ही तेजी से सरकार की इनकम में भी बम्पर बढ़ोतरी हो रही है। आज ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन कंपनियों ने भी इस बाजार को कई गुना बड़ा कर दिया है। आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि कई बड़े कोचिंग संस्थानों की 2 साल की फीस इतनी ज़्यादा है कि उतने पैसे में एक आम छात्र किसी बेहतरीन कॉलेज से पूरी डिग्री हासिल कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद माता पिता कर्ज लेकर भी बच्चों का दाखिला इन संस्थानों में करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस चमकती हुई इंडस्ट्री का एक पहलू भी है जिसने अब देश के नीति निर्माताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा और 14 से 16 घंटे की पढ़ाई ने छात्रों को भयंकर डिप्रेशन और मानसिक तनाव में धकेल दिया है। कोटा से लेकर पटना तक से आने वाली छात्रों की खुदकुशी की खबरें इसका प्रमाण हैं। अमीर परिवारों के बच्चे लाखों की फीस देकर बड़े संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जबकि गरीब मेधावी छात्र इस रेस में पीछे छूट रहे हैं। इसी चौतरफा चिंता को देखते हुए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। साल 2024 में केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। इसमें मनमानी फीस वसूलने, भ्रामक विज्ञापन देने और छात्रों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। जाहिर है, पटना जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि जब धंधा बड़ा हो जाता है तो नैतिकता पीछे छूट जाती है और सिर्फ मुनाफा मायने रखता है। सरकार ने गाइडलाइंस तो बना दी हैं, लेकिन देखना ये होगा कि ये कागजी नियम इन बाहुबली कोचिंग संचालकों पर कितना लगाम लगा पाते हैं। देखा जाए तो चाहे पश्चिम बंगाल में कानून को ठेंगा दिखाने वाले बाहुबलियों का सरेंडर हो, उत्तर प्रदेश में हार्ड हिंदुत्व बनाम सॉफ्ट हिंदुत्व की नई चुनावी बिसात हो, अयोध्या के चढ़ावे पर छिड़ी तीखी रार हो या फिर शिक्षा के नाम पर अरबों का टर्नओवर खड़ा करने वाले कोचिंग संस्थानों की मनमानी, इन तमाम खबरों ने ये साफ कर दिया है कि देश की राजनीति और समाज में इस वक्त बड़े बदलाव की बयार चल रही है। और अब देखना ये होगा कि सरकार की नई गाइडलाइंस इन बाहुबली कोचिंग संचालकों पर कितना लगाम लगा पाती हैं और यूपी का ये सियासी दंगल आने वाले महीनों में क्या नया मोड़ लेता है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। नमस्कार।